वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेक्टर चैप्टर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। ये जो चैप्टर हम लोग देखेंगे ये जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। इसका यूज आप सीबीएसई के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम के लिए भी इसका यूज हो जाएगा कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें आप काफी वास्ट ये चैप्टर है, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा की अगर बात की जाए तो काफी स्मॉल चैप्टर है, बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर नहीं है। हार्डली 5 या 6 टॉपिक में कंप्लीट हो जाता है, 6-7 टॉपिक में। बट जो 3D चैप्टर है, इसके आगे का जो 3D चैप्टर है जिसमें 3 सेपरेट पार्ट है, 3D, लाइन एंड प्लेन, उस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है। मतलब जब हम लोग तैयारी करते हैं इस वेक्टर अलजेब्रा की, जब हम लोग तैयारी करते हैं तो एक्चुअली हम लोग ये दोनों को कंबाइन वे में तैयारी करते हैं, मतलब वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वेक्टर अलजेब्रा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप स्पेसिफिकली वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो एक क्वेश्चन आपके जेईई मेन में इजीली आ जाता है, सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा। लेकिन जब वेक्टर अलजेब्रा और 3D को मिला दें तो तकरीबन 3 क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इस ओवरऑल टॉपिक पे आते हैं। तो आई होप कि आप लोग सब लोग इसको ध्यान से देखोगे, ठीक है, ध्यान से समझो। कोई डाउट है तो आप मुझे वो डाउट फॉरवर्ड करो। कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या आपके पास मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके, अच्छा, ये वीडियो को हम लोग टेलीग्राम के साथ साथ यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को यूट्यूब पे भी देख सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना होगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, जो वीडियो है उसको लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ फॉरवर्ड करो, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अच्छा, ऐसा नहीं है ना कि आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है वेक्टर अलजेब्रा का, या वेक्टर ये वर्ड आप पहली बार सुन रहे हैं। पहले थोड़ा बहुत आपने सुन के रखा होता है, फिजिक्स में इसका काफी सारा पार्ट हो चुका होता है। तो ऐसा कोई डरने वाली फीलिंग नहीं कि यार ये क्या नया चैप्टर है। जैसे हम लोग इंटीग्रेशन को देख लेते हैं, डेरिवेटिव को देख लेते हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार देख रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम देखते हैं तो कुछ एक अजीब सा लगता है कि यार क्या हो रहा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या कंसेप्ट है ये सब। बट जब वेक्टर अलजेब्रा की बात आती है तो इसको हमने थोड़ा बहुत पहला कभी देखा हुआ होता है, ठीक है ना। पहली बार ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे, थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में देखा होता है, ठीक है। ओवरऑल जब मैथ स्टार्ट हो जाता है तब भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं वेक्टर, स्केलर, ये नाम कहीं ना कहीं आपने सुन के रखा होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट डेफिनेशन है स्केलर। स्केलर, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कुछ ऐसी चीज जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड, उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर। और क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, एक क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या हो, एक मैग्नीट्यूड हो, जैसे कि टाइम, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, इन सबको क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे डिस्टेंस 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। टाइम सबको पता ही है, डायरेक्शन नहीं होती टाइम को। टेम्परेचर एक नंबर होता है कि 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ऐसी चीजें जिसको सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू हो, एक मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? और फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी which has only magnitude, which has only magnitude, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको सिर्फ और सिर्फ का एक मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप देखना चाहो तो ऐसे तो काफी सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे टाइम, उसके बाद डिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद है टेम्परेचर, उसके बाद है स्पीड, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ऐसे काफी सारे क्वांटिटी है जिनको सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, मैग्नेट होती है। जैसे कि हाइट भी डिस्टेंस में आ जाता है, ठीक है। ओके, तो आई होप कि इस पे ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सब लोगों को स्केलर के बारे में पता होता है, ठीक है।
अब आते हैं सेकेंड डेफिनेशन पे, वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude, डायरेक्शन। अब एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड obey triangle law of addition। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड है, जिसको डायरेक्शन भी है, और उसने क्या करना चाहिए ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है कि हम लोग चैप्टर के आगे जब आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे, बट ये कंफर्म चीज है कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, उसको मैग्नीट्यूड है, उसको डायरेक्शन, तो उसने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी सेटिस्फाइड करना चाहिए, तभी जाके हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर कहते हैं। ठीक, नॉर्मली जो टेक्स्ट बुक होती है या रेफरेंस बुक होती है उसमें सिर्फ इतना बोला जाता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड है और जिसको डायरेक्शन हो, अगर ये है, दो चीजें है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, बट ये दो चीजें सफिशिएंट नहीं है, उस क्वांटिटी ने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी क्या करना चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। यानी कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस वेक्टर चैप्टर के अंदर, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके? काफी सारे एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन है, उसके बाद और भी काफी सारी क्वांटिटी है, ठीक है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन सबको क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। जैसे डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड को होता है, ये साथ ही साथ क्या होते हैं, डायरेक्शन भी होती है। वेलोसिटी को भी डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, एक्सेलरेशन एंड काफी सारे क्वांटिटी जिनको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होती है, डायरेक्शन को भी, सबके सब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाइड करते हैं। ठीक है, हम देखेंगे धीरे धीरे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है। मैं बार बार आपको ये वर्ड याद दिला रहा हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसलिए क्योंकि जब एक्चुअल में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन टॉपिक आएगा तब आप अलर्ट हो कि अरे हाँ, ये तो डेफिनेशन में ही आया था ये वर्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन की। वेक्टर तो तब होगा जब मैग्नीट्यूड है, आपके डायरेक्शन है और ट्रायंगल ऑफ एडिशन है, ये तीन चीजें अगर सेटिस्फाइड करते हैं तो ही उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसमें ट्रायंगल ऑफ एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, जब वो टॉपिक एक्चुअल में आएगा तो आप लोगों को अलर्ट रहना है कि क्या है ट्रायंगल ऑफ एडिशन। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जिसमें हम लोग जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया आपकी स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप लोगों के लिए एक सोचने की एक चीज आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जिसका आंसर आया हो कि आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भेजोगे, आप मुझे व्हाट्सएप करोगे या यूट्यूब के कमेंट में लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ध्यान से सुनो, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस क्वांटिटी में होती है, स्केलर क्वांटिटी में होती है कि वेक्टर क्वांटिटी में होती है। ये आपके लिए सोचने वाली चीज है। आपको इसका आंसर मुझे, अगर आपको पता है तो आपको मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका आंसर बता ही दूंगा, पर तब तक के लिए आपको इसको सोचना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आई होप कि आपको बेसिक डेफिनेशन तो समझ में आ गई होगी कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ओके, ठीक है। ओके, तो अभी आपने देखा कि स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या, वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि जो वेक्टर है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो वैसे काफी सारे तरीके वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के तरीके, जैसे देखो वेक्टर को ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर ऐसा एरो बनाते हैं या फिर ए के ऊपर सिंपली लाइन बनाते, ये क्या होगा, रिप्रेजेंट करना, सिंपली एक लाइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो तीन रिप्रेजेंटेशन, कई तो सिर्फ ए भी लिखते हैं। ठीक है, एक ही क्या करते हैं, ए भी लिखा जाता है, बट हम लोग इनमें से नॉर्मली इन दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, या तो वेक्टर ए के ऊपर ऐसा एरो बना लो या ए के ऊपर ऐसे एक लाइन बना लो, तो ये क्या हो गया, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया। और उसका मैग्नीट्यूड कैसा रिप्रेजेंट करते हैं,
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज मॉड ऑफ वेक्टर ए, इस तरीके से। अच्छा मॉड, अच्छा देखो बहुत सारे लोगों के ना दिमाग में पहले तो वेक्टर को लेकर बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि वेक्टर है क्या। पहले समझो बात को, जैसे मान लो पॉइंट है O और एक पॉइंट है A, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है। क्या है? एक लाइन सेगमेंट। अच्छा लाइन सेगमेंट का मतलब क्या? लाइन तो पता ही है सबको, एक लाइन होती है, बट सेगमेंट का मतलब जब उस लाइन पे हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन लगाने का क्या मतलब है कि उसकी लेंथ स्पेसिफाई की जाती है कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ क्या है 4 मीटर है, उसके लेंथ क्या है 4 मीटर है। एक लाइन सेगमेंट वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। एक लाइन सेगमेंट, लाइन बोले तो एक लंबी चौड़ी लाइन होगी, ठीक है ना, जिसपे जिसकी लेंथ आप नहीं बता पाओगे कि जैसे मैंने बोला एक लाइन है। अच्छा तो आपके दिमाग में इमेज आएगी ठीक है लाइन है, बट जब मैं बोलूंगा कि एक लाइन सेगमेंट है तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा लाइन सेगमेंट मतलब रिस्ट्रिक्शन है। क्या है? रिस्ट्रिक्शन। उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है, उसका एंड पॉइंट भी है, ठीक है, मतलब उसकी लेंथ बताई गई है, उसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब इसमें मैंने डायरेक्शन बताया क्या कि O से A जा रहा है, A से O जा रहा है, नहीं कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, मतलब मैं एक्चुअल में किसकी बात कर रहा हूँ? स्केलर क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, किसकी? स्केलर क्वांटिटी। बट अब मैं आपको एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 4 मीटर है, उसकी डायरेक्शन 0 to O to A है, तो अब वो एक्चुअल में कौन सी क्वांटिटी बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर OA, ठीक है ना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर OA, या फिर सिंपली आप ऐसे लाइन भी बना सकते हो। ये क्या होता है? उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, और उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होता है, मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर OA, मतलब ये क्या बता रहा है इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड का मतलब किसकी बात? लेंथ की बात। ठीक है, जब भी मैं बोलूंगा कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है तो मतलब आपको बेसिकली क्या बताना है कि उस वेक्टर की लेंथ कितनी है। ठीक है ना, वेक्टर की लेंथ कितनी है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और जब आप वेक्टर की बात करते हो तो उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होता है, क्या होता है, मतलब उसको एक स्पेसिफिकली क्या होता है, लेंथ होती है। लाइन में और वेक्टर में ये फर्क है कि वेक्टर को डायरेक्शन के साथ साथ उसकी स्पेसिफाइड लेंथ होती है, लाइन के अंदर उसकी लेंथ नहीं होती है, लाइन सेगमेंट के अंदर लेंथ होती है। ठीक है, तो ये कुछ मैथमेटिक्स के वर्ड्स है जिसका आपको नॉलेज होना चाहिए, लाइन सेगमेंट और वेक्टर। ठीक है ना। ओके, अब ये जो वेक्टर OA है, वेक्टर OA, इस O को हम लोग कहते हैं O is called इनिशियल पॉइंट। ओके, क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट। A is called टर्मिनल पॉइंट। A को क्या बोलते हैं? टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वेक्टर, जिसमें पहला टाइप है जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। जीरो होता है एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे हो। अच्छा, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे, तो उसकी लेंथ होगी नहीं। फिर ये तो आपके दिमाग में आएगा ना कि अरे इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे होने का मतलब क्या? उसको कोई लेंथ है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं? नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। तो दूसरा तरीके से क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। A vector whose magnitude is 0 is called null vector. So definition, अगर आपको definition लिखने तो क्या लिख सकते हैं? A vector whose magnitude is 0। एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 0। या फिर ये भी हो सकता है a vector whose initial and terminal, a vector whose initial and terminal points are coincide या फिर सेम
ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है आपका जीरो वेक्टर। तो सिंपल है जीरो वेक्टर, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, या फिर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा हो, मतलब एक ही जगह पे सेम हो, ठीक है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनडिटरमिनेंट होती है। इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनडिटरमिनेंट। जैसे मान लो एक पॉइंट है, इसका डायरेक्शन बता सकते हो, नहीं बता सकते, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं इनडिटरमिनेंट डायरेक्शन, ठीक है। इसकी देखो काफी छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जैसे अभी ये एयर में भी क्या एक छोटा सा पार्टिकल है, भले वो घूम रहा है इधर उधर कहीं ना कहीं घूम रहा है, ठीक है, और उसकी लेंथ कैसे जीरो है। अब उसके डायरेक्शन बता सकते हो क्या, नहीं बता सकते, क्योंकि इस साइड में जा रहा है या इस साइड में जा रहा है, नहीं बता सकते, ठीक है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट डायरेक्शन। इनडिटरमिनेट, जिसकी डायरेक्शन पता नहीं है और जिसकी लेंथ कैसी है, जीरो है, उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। ओके, चलो जीरो वेक्टर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लो ट्रायंगल है ए बी सी, डायरेक्शन देखो ए से बी है, डायरेक्शन है ए से बी, फिर बी से सी है और फिर सी से ए है। डायरेक्शन कैसे, ए से बी, बी से सी और सी से ए। अब ऐसे बोलोगे कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए, ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, जीरो वेक्टर कैसे, जहां से शुरुआत किया वहां पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया। ये क्या हो गया, जीरो वेक्टर होता है, ठीक है। या फिर ऐसा भी बोल सकते कि वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए इज इक्वल्स टू वेक्टर ए। वेक्टर ए मतलब इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे है, कोइंसाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो जीरो वेक्टर आपने लिखा। अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, नाम से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। जैसे जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। a vector whose magnitude is 1, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ए और उसके ऊपर सर कैप बनाते हैं, ऊपर में कैप बनाने का मतलब यूनिट वेक्टर, ठीक है। कैप बनाने का मतलब यूनिट वेक्टर। अच्छा, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर का काम क्या है ना। यूनिट वेक्टर का काम है डायरेक्शन प्रोवाइड करना। यूनिट वेक्टर का क्या काम है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मतलब किसी भी वेक्टर के अलाउंग का अगर अपने को डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। जैसे अगर मैंने आपको बोल दिया कि एक वेक्टर ए दिया है, उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करो, उसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने का मतलब आपको क्या करना, उस वेक्टर के अलाउंग का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना, ठीक है ना। बहुत से जगह इसका यूज होता है, आपको ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, या डायरेक्शन फाइंड आउट करना बोला जाए, मतलब क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना किसका, तो फिर उसका कुछ फॉर्मूला होगा, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए तो गिवन होगा, मॉड कैसे निकालेंगे सीखेंगे, वो कैसे निकालेंगे, पर फिलहाल अभी ध्यान रखो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करना। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सब सारी चीजें अपने को याद रखनी है, ओके, ठीक है। ओके, यूनिट वेक्टर देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, और वो है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर, ठीक है। ये वर्ड सुन के थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, लाइक अनलाइक, ठीक है। ओके, लाइक और अनलाइक वेक्टर क्या है, मतलब कुछ वेक्टर जिनको लाइक नहीं करते, या कुछ वेक्टर जिसको
लाइक करते हैं, उसको लाइक और अनलाइक करते हैं, ठीक है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसका एक अलग कंसेप्ट है। लाइक वेक्टर मतलब क्या, चलो दिखा देता हूँ। जैसे दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है ए बी, एक वेक्टर है ए बी, और एक वेक्टर है सी डी। एक वेक्टर क्या है, सी डी। दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर ए बी की मैग्नीट्यूड और वेक्टर सी डी की मैग्नीट्यूड दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों कैसे होनी चाहिए, सेम। अच्छा, मतलब दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब उस वेक्टर की लेंथ, दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइक वेक्टर। उसको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। और दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। तो दो वेक्टर जिनकी डायरेक्ट मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम, उसको क्या बोलते हैं, लाइक वेक्टर। दो वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड सेम, जिनकी मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, डायरेक्शन अपोजिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनलाइक वेक्टर। ठीक है ना? क्लियर होता है लाइक और अनलाइक वेक्टर का मतलब, लाइक। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप में पैरेलल और कोलिनियर, पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, पैरेलल या फिर कोलिनियर। तब ये क्या है, अगर दो वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक ही लाइन को पैरेलल हो, चलो ध्यान दो, जैसे मान लो एक लाइन है, ये एक आधी लाइन है, और कुछ वेक्टर्स है, जैसे ये हो गया एक वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी हो गया, एक और वेक्टर हो गया वेक्टर सी डी, एक और वेक्टर हो गया वेक्टर पी क्यू, एक और वेक्टर हो गया वेक्टर एम एन। ठीक है, सी डी। ठीक है, तो सी डी तो हो गया, EF। तो ऐसे कुछ वेक्टर्स है, ठीक है ना, ये कुछ वेक्टर्स है जो क्या है, एक लाइन को पैरेलल है। इस लाइन को आप सपोर्टेड लाइन भी कहते हैं, कुछ बुक्स में सपोर्टेड लाइन। देखो, जब हम लोग ना स्टेट बोर्ड के लिए वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं या सीबीएसई बोर्ड के लिए वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो इतना डिटेल में नहीं जाते, ठीक है ना। बट जब जेई की तैयारी होती है तो हमें बहुत ही डिटेल में जाना होता है, क्योंकि जेई में क्या होता है, कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड यूज कर देते जो हमने कभी सुने नहीं होते, बट हमने वो कंसेप्ट पढ़ा होता है बट वो वर्ड नहीं सुना होता, तो हमको लगता है कुछ नया पढ़ रहा है या कुछ नया पूछ लिया क्वेश्चन में। ठीक है, तो एक पैरेलल लाइन होती है, एक लाइन होती है, सॉरी एक लाइन होती है, और उसको बाकी सारे वेक्टर कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। तो ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सपोर्टेड लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, सपोर्टेड लाइन भी कहते हैं। तो आई होप कि आपको इसका कंसेप्ट समझा होगा कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर कैसे हो, एक लाइन को पैरेलल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। अच्छा, ये जो वेक्टर्स है इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या अपोजिट हो सकती है। मतलब जैसे कि देखो, वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी की डायरेक्शन कैसे सेम है, वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एम एन की डायरेक्शन कैसे अपोजिट है, वेक्टर ए बी और वेक्टर ई एफ की डायरेक्शन कैसे सेम है, वेक्टर ए बी और वेक्टर एम एन की डायरेक्शन कैसे अपोजिट है। तो पैरेलल वेक्टर में दो या दो से ज्यादा वेक्टर की डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, अपोजिट भी हो सकते हैं। अच्छा, उनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, अपोजिट भी हो सकते हैं। अगर आप ठीक से देखोगे तो मुझे इसकी और इसकी लेंथ लगभग सेम लग रही है, ठीक है, ये और ये इसकी लेंथ भी सेम लग रही है, बट ये इसकी लेंथ थोड़ी सी कम लग रही है। ठीक है, तो पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं, दो से ज्यादा वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर पर्टिकुलर एक लाइन को क्या हो, पैरेलल हो, तो ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। अब कंडीशन क्या है कि उनकी डायरेक्शन
सेम हो भी सकती है या अपोजिट भी हो सकते हैं, उनके मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसका हम लोग कहते हैं पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर। अब प्रॉब्लम आएगी कि सर ठीक है, ये तो हमें ज्योमेट्रिकली तो समझ में आ गया कि दो चार वेक्टर, दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक पर्टिकुलर एक लाइन को पैरेलल हो, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो, चाहे अपोजिट हो, मैग्नेट सेम हो, चाहे ना हो, उसको हम लोग पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर तो बोलते हैं। बट मेरे सामने एक वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना, एक वेक्टर लिखा हुआ है, तो मैं कैसे पता करूं कि दो वेक्टर लिखे हुए, और कैसे पता करूं कि दोनों कोलिनियर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जैसे मान लो एक वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्बडा वेक्टर बी, लैम्बडा इज अ स्केलर कांस्टेंट, लैम्बडा का एक स्केलर कांस्टेंट है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दोनों के साथ लैम्बडा के थ्रू क्या है, रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा नहीं समझा अभी भी, ठीक है। वेक्टर ए मान लो आपको दिया है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और एक वेक्टर बी दिया है 6i प्लस 9j प्लस 12k, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर दिए, वेक्टर ए वेक्टर बी जे। अब ध्यान से देखो, वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूं, अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालता हूं तो 2i प्लस 3j प्लस 4k हो जाएगा, तो वेक्टर बी इज इक्वल टू 3। बट ये तो आपका वेक्टर ए है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के साथ किससे कनेक्टेड है, 3 से कनेक्टेड है, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर। मतलब क्या होता है कि अच्छा दो वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि दो वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ किसी नंबर के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर कांस्टेंट, किसी नंबर के थ्रू कनेक्ट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोलिनियर वेक्टर या फिर पैरेलल वेक्टर। अच्छा ठीक है, ये तो दो वेक्टर हो गए। अगर 3 वेक्टर होंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो 3 वेक्टर है, पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, पॉइंट बी है वेक्टर बी है, पॉइंट सी है वेक्टर सी है, ठीक है। अभी 3 वेक्टर है, अब मुझे ये पता करना है कि तीनों कोलिनियर है क्या नहीं है, पैरेलल है क्या नहीं। बहुत सिंपल है, पहले वेक्टर ए बी निकालो और फिर वेक्टर ए सी निकालो, वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए सी निकालो। अगर ये भी किसी नंबर के साथ या लैम्बडा के साथ या किसी कांस्टेंट के साथ कनेक्ट होते तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, कोलिनियर वेक्टर है। वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी के आपस में कुछ रिलेशन होना चाहिए, कुछ रिलेट करने चाहिए किसी कांस्टेंट नंबर के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। देखो क्या क्या हमने पहले वेक्टर ए बी निकाला, वेक्टर ए सी निकाला, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, 2 वेक्टर तो समझ में आ गया, 3 वेक्टर समझ में आ गया, 4 वेक्टर होंगे तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मान लो 4 वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी। अब क्या करो, पहले वेक्टर ए बी निकालो, वेक्टर ए बी निकालो, फिर वेक्टर सी डी निकालो, और ये भी अगर आपस में कनेक्ट हो रहे हैं लैम्बडा के साथ तब भी ये क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर ये वेक्टर ए बी अगर कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सीखेंगे धीरे धीरे, ठीक है ना। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि कोलिनियर वेक्टर क्या होता है या पैरेलल वेक्टर क्या होता है, कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर एक लाइन को पैरेलल है तो उसको कोलिनियर वेक्टर कहते हैं या पैरेलल वेक्टर कहते हैं। और थ्योरेटिकली अगर वेक्टर है वेक्टर बी आपस में किसी नंबर के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना, रिलेट हो रहे तो उसको हम लोग कोलिनियर बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, इसका यूज करना अपने को आगे के जाके न्यूमेरिकल में तो अच्छे से क्लियर कर लेना कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इस पे आते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में यूनिट वेक्टर आई होता है, यूनिट वेक्टर सुना है पहले, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में क्या होता है, यूनिट वेक्टर आई होता है। अब ये क्या है नया, तो यूनिट, मैंने आपको पहले बताया कि यूनिट वेक्टर क्या काम करता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आई आपको यूनिट वेक्टर आई क्या बता रहा है कि ये किस कौन से डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। आई यूनिट फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग में भी होगा, हाँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग में भी है जे, यूनिट वेक्टर जे, यूनिट वेक्टर जे क्या बता रहा है, डायरेक्शन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। और ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन इज अलॉन्ग
जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक पॉइंट है, जैसे मान लो एक पॉइंट है स्पेस में P, इसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है कि पॉइंट कहाँ पर है स्पेस में, और जब आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा कि वो चीज कुछ ऐसे बाहर निकल के, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से बाहर है स्पेस में। तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इसका P पॉइंट है, तो पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। पोजीशन वेक्टर हमेशा कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। समझ में आ रहा है? जब भी किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम बोलते हैं तो वो कहाँ से होता है, ओरिजिन से होता है। तो अगर मुझे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर लिखना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, ऑफ पॉइंट P, तो ये कैसे लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या होता है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखा था, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी हो जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अच्छा ठीक है, तो अगर मेरे पास मान लो एक पॉइंट है, एक पॉइंट है बी 2 3 4, मुझे इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, ध्यान से, बहुत छोटी मोटी बात है। पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, मतलब मुझे क्या लिखना है, वेक्टर ओबी। अच्छा, वेक्टर ओबी भी लिख सकते हो या वेक्टर बी भी लिख सकते हो। अच्छा हाँ, वेक्टर ओबी भी लिख सकते हो, वेक्टर बी भी लिख सकते हो। अगर आप वेक्टर बी लिख रहे हो तो अब ये वाला समझ जाएगा कि ये पोजीशन वेक्टर बी का कहां से, ओरिजिन से। कितना आएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k। ठीक है, तो ये होगा किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, वेक्टर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं इसमें समझने के लिए कि अभी बहुत कंसेप्ट डिफिकल्ट है। बहुत सिंपल है, पॉइंट है P, एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर मतलब उस पॉइंट की पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, और वेक्टर यानी डायरेक्शन कहां से, ओपी से डायरेक्शन है। ठीक है, अब आते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया कि अच्छा ये ओरिजिन है और ये पॉइंट P है, आपने ये भी बता दिया कि ये पोजीशन वेक्टर है करके। पोजीशन वेक्टर का मतलब P का पोजीशन कहां से, ओरिजिन से, डायरेक्शन O से P, तो इस तरीके से लिखते हैं। चलो मान लिया कि वेक्टर OP इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको पता है एक्स वाई जेड, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट भी पता है 0 0 0, तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे लिखने के लिए बताया था, कुछ इस तरीके से। मैग्नीट्यूड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो फिर इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो वेक्टर ओबी का मैग्नीट्यूड या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो ये कितना आ जाएगा, देख लो 29 आ रहा है, ये होगी इसकी मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही है, √29 आ रही है। आई होप आपको पोजीशन वेक्टर ठीक से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ओके, तो पोजीशन वेक्टर हमने तो समझ लिया है। तो पोजीशन वेक्टर मतलब किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से पोजीशन, डायरेक्शन उससे P देगी, मैग्नीट्यूड भी हमने समझा। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट P 3 4 5 एंड फाइंड मैग्नीट्यूड। एक पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बताना है। पॉइंट P क्या है, 3 4 5। तो पोजीशन वेक्टर बताना मतलब वेक्टर OP या वेक्टर P भी, ठीक है, वेक्टर OP या वेक्टर P। अब ध्यान से देखना, बहुत से लोग लिखते टाइम ना बहुत गलतियां करते हैं। मैं यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज कर रहा हूँ वेक्टर OP, बट यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज कर रहा हूँ वेक्टर P। कितना आएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k। ठीक है, ये हो गया। और मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड मतलब इसके लेंथ, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। ये कितना आ रहा है, ये कितना हो गया, 50 हो रहा है। 50 का मतलब कितना हो जाएगा, 5√2। ये रहेगा आपका मैग्नीट्यूड और ये रहेगा पोजीशन वेक्टर। ओके, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, फाइंड अ वेक्टर। तो ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अच्छे से कंसेप्ट समझिए। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3। एक वेक्टर फाइंड आउट करना जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, 3 है, एंड इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A, और
जो वेक्टर आपको फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड 3 और उसकी डायरेक्शन इस वेक्टर ए के डायरेक्शन के अलोंग में है। क्या मतलब है, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ए दिया है, ये आपको वेक्टर ए दिया है, वेक्टर ए कितना दिया है 6i माइनस 2j प्लस 3k, और आपको क्या करना है एक और वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलो मान लीजिए कि एक वेक्टर अपने को ओ बी फाइंड आउट करना है, या वेक्टर बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर बी। और ये वेक्टर बी की जो डायरेक्शन है किसके डायरेक्शन के बराबर में, वेक्टर ए के, मतलब वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसके, वेक्टर बी की दी है। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको दी है, कितनी दी है 3। समझा? देखो फाइंड अ वेक्टर, एक वेक्टर फाइंड आउट करना। मान लो हमें क्या कौन सा वेक्टर फाइंड आउट करना, वेक्टर बी फाइंड आउट करना है, जिसकी मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ कितनी दी है 3। और ये वेक्टर बी एक दूसरा वेक्टर है और वेक्टर है ए, उसके डायरेक्शन के अलावा में, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम है। तो इससे हम लोग वेक्टर बी कैसे निकालेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वेक्टर ए की डायरेक्शन निकालता हूँ। अच्छा, वेक्टर ए की डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या, थोड़ी देर पहले बताया था, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन निकालना मतलब उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। अच्छा हाँ ठीक है, तो क्या निकालना है मुझे, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो ठीक है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, फॉर्मूला है अपने पास यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, लिखा क्यों दिया है, यूनिट वेक्टर ए इज इक्वल, वेक्टर ए तो दिया है 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन मॉड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो यूनिट वेक्टर ए कितना आएगा 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन 7। ये क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। किसका यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालना मतलब आपने क्या पता कर ली, डायरेक्शन पता कर ली। ठीक है, डायरेक्शन तो पता कर ली। अब ये वेक्टर ए की डायरेक्शन और वेक्टर बी की डायरेक्शन कैसे सेम ही है, तो मैं वेक्टर बी निकाल सकता हूँ। तो वेक्टर बी निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वेक्टर बी निकालने का फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी, मॉड ऑफ वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी। अच्छा ये कहां से आया, ये देखो ना यहाँ से आया, ये फॉर्मूला देख के ना वेक्टर ए क्या हो जाएगा, ये इधर गया, देखो ये इधर गया, तो वेक्टर ए क्या हो जाएगा, वेक्टर ए कितना हो गया यूनिट वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए। फिर वेक्टर बी क्या होगा, वेक्टर बी क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी यूनिट वेक्टर बी होगा। ठीक है, चलो वेक्टर बी तो निकाल सकते हैं, निकालने के लिए मुझे मॉड ऑफ वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर बी चाहिए। मॉड ऑफ वेक्टर बी का मतलब बी का मैग्नीट्यूड, हाँ 3 है मेरे पास, यूनिट वेक्टर बी तो नहीं है, अरे है यूनिट वेक्टर बी भी है। पहले एक बार पता, यूनिट वेक्टर बी का मतलब क्या, वेक्टर बी की डायरेक्शन। तो ठीक है ना, वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन कैसे सेम ही तो है, वेक्टर बी की डायरेक्शन और वेक्टर ए की डायरेक्शन सेम है। अच्छा तो क्या मैं वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है मतलब वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर उसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, ऑब्वियसली कर सकता हूँ क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कैसे सेम ही है। तो वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर बी इनटू यूनिट वेक्टर, मतलब यूनिट वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर ए दोनों कैसे सेम है। बस अपना काम ही खत्म हो गया। बी का मैग्नीट्यूड कितना है 3 और ए का यूनिट वेक्टर कितना है 6i माइनस 2j प्लस 3k अपॉन 7। सो वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3/7 6i माइनस 2j प्लस 3k। ये आ गया आपका वेक्टर बी, वेक्टर बी। ठीक है, आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ओके ठीक है।